हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। वो है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे एक सेलर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करता है और क्या होता है जब सेलर खुद ओनर नहीं होता। ठीक है, इसमें हम एक डॉक्ट्राइन ऑफ नमो डैट क्वाड नमो हैबिट, ठीक है, उस ये डॉक्ट्राइन देखेंगे और इसके 9 एक्सेप्शंस भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने इस पूरे लेक्चर में ना हम 5 आंसर्स देखेंगे। क्या कि फर्स्ट, कैन अ सेलर गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव, कि क्या एक सेलर अपने से बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, लीगल टर्म्स में नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव का मतलब क्या होता है। थर्ड, नमो डैट डॉक्ट्राइन क्या है। फोर्थ, क्या एक नॉन ओनर की सेल भी वैलिड मानी जाएगी। द फिफ्थ वन इज सेक्शन नंबर 27 के अंदर कब ओनरशिप लीगल ट्रांसफर होती है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे ही आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, टाइटल मींस ओनरशिप। देखिए, लॉ में ना टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक, यानी कि स्वामित्व। एक ना जनरल रूल है कि नो वन कैन गिव एनीथिंग विच इज नॉट बिलोंग टू हिम, यानी सिर्फ वही इंसान गुड्स को बेच सकता है जो उसका राइटफुल ओनर है, असली मालिक है। अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर को भी वैसा ही डिफेक्टिव टाइटल मिलने वाला है। ये जनरल रूल हमारा कहता है, जो कि सेक्शन नंबर 27 में कहा गया है। ठीक है, ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ना एक लीगल मैगजिम है, उस पर बेस्ड है, जो मैगजिम है नमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि इसका मीनिंग है नो वन कैन गिव और ट्रांसफर वट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस, यानी कोई भी वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद ही नहीं है। ये प्रिंसिपल बायर को ना डिफेक्टिव ओनरशिप से बचाता है। एक सीधी सी बात है, क्या मैं आपको कोई ऐसी चीज ट्रांसफर कर सकती हूँ जिसकी मैं खुद ही मालिक नहीं हूं? तो ये प्रिंसिपल यही है। सेक्शन नंबर 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो यही जनरल रूल बताता है। इसके मुताबिक कि अगर कोई पर्सन जो ओनर नहीं है ना, वो बिना ओनर की अथॉरिटी या कंसेंट के ना गुड्स को बेच नहीं सकता। और अगर वो बिना ओनर की कंसेंट के या फिर उसकी अथॉरिटी के गुड्स को बेच देता है, तो खरीदने वाले के पास यानी कि बायर के पास भी बेटर टाइटल नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले होता है एक ट्रू ओनर, असली मालिक है कोई सामान का। ठीक है, अब एक बंदा है साहिल। साहिल उस असली मालिक का गुड्स या सामान चुरा लेता है। ठीक है, अब साहिल ना कृष्णा को वो सारे के सारे गुड्स बेच देता है। कृष्णा को नहीं पता कि ये चोरी का माल है। वो जो गुड्स है ना उसको ना गुड फेथ में खरीदता है, नेकी की नियत में खरीदता है। ठीक है, अब आउटकम क्या होता है ना, तो इस केस में लीगल आउटकम यानी कि परिणाम होगा कि क्योंकि साहिल ओनर नहीं है तो उसका टाइटल जीरो था, इसलिए कृष्णा को भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। ट्रू ओनर कृष्णा से अपना गुड्स कभी भी वापस ले सकता है। लॉ कहता है कि सिर्फ अच्छी नियत, मतलब गुड फेथ में ओनर के राइट को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कृष्णा को कुछ पता था या नहीं पता था, या कृष्णा ने पूरे दे के पैसे देकर ही सामान खरीदा है। लेकिन कृष्णा ने जो सामान खरीदा है क्योंकि वो चोरी का है, जब ट्रू ओनर इस सामान को रिकवर कर पाएगा तो वो अपने पास इस सामान को ले जाएगा। कृष्णा उस पर कोई अधिकार शो नहीं कर सकता। देखिए, ट्रेड और कॉमर्स को चलाने के लिए ना लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस भी बनाए हैं। इन केसेस में भले ही जो सेलर है ना वो ट्रू ओनर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बायर को एक वैलिड टाइटल यानी कि वैध स्वामित्व मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो इनोसेंट बायर्स है ना उनको नुकसान से बचाया जा सके। इसका मतलब ये जो आपके सामने 9 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये लीगल मैक्सिम नमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन आ रहा है टाइटल बाय एस्टॉपल, यानी कि विबिंद द्वारा स्वामित्व, जब ओनर अपने कंडक्ट से दिखाए कि सेलर के पास बेचने का हक है। दूसरा है मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि व्यापारिक एजेंट, अगर एजेंट ने गुड्स बेचे हैं। तीसरा है जॉइंट ओनर, यानी कि संयुक्त स्वामी, जब बहुत सारे ओनर्स में से एक ने गुड्स बेचे हों।
नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकरण अनुबंध, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने से पहले गुड्स बेच दिए जाएं। फिर आता है फिफ्थ सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, यानी कि सेल हो गई पर गुड्स सेलर के पास ही है। नेक्स्ट है बायर इन पोजेशन, खरीदने के बाद कब्जा, कि बायर के पास गुड्स है पर ओनरशिप अभी नहीं है। नेक्स्ट है सेल बाय अनपेड सेलर, यानी कि अदत्त विक्रेता, जिसे पैसे ही नहीं मिले हैं वो सामान को दोबारा बेच सकता है। नेक्स्ट है सेल इन ओवर्ट मार्केट, खुले बाजार में की गई जो सेल होती है। इसके बाद है अदर एक्ट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंसॉल्वेंसी लॉ के अंडर होने वाली सेल्स। ठीक है, अब ये सारे के सारे एक्सेप्शंस को हम एक एक करके देखेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 27 में सबसे पहला एक्सेप्शन दिया गया है टाइटल बाय एस्टॉपल, जो हमें ये बताता है कि कब एक नॉन ओनर भी वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो टाइटल बाय एस्टॉपल का क्या मतलब है? विबिंद द्वारा स्वामित्व, जब ओनर अपने कंडक्ट, अपने आचरण द्वारा या साइलेंस, अपनी चुप्पी द्वारा बायर्स को ये यकीन दिलाए कि सेलर के पास बेचने का हक है, तो ओनर बाद में मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए देखो, ए ने बी की साइकिल सी को बेच दी और बी वहीं खड़ा देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। अब भी बाद में साइकिल वापस नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके साइलेंस ने सी को यह विश्वास दिलाया कि ए के पास साइकिल को बेचने का वैलिड राइट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन भी सेक्शन नंबर 27 में दी गई है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि व्यापारिक एजेंट द्वारा बिक्री। अगर कोई एजेंट जिसके पास ओनर की कंसेंट है, सहमति है, ठीक है, और एक उसी किसी सामान का वो पोजीशन होल्ड कर रहा है ना, तो उन्हें वो बेच भी सकता है। ठीक है, और अगर वो बेच देता है तो वो जो सेल होगी ना वो वैलिड होगी। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला सेल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में होनी चाहिए, और दूसरा बायर ने गुड फेथ में खरीदा हो सामान। ठीक है, ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो जो यहाँ पे सेल हुई है वो एक ट्रू सेल मानी जाएगी। इसी बात के ऊपर एक फेमस केस है फोक्स वर्सेस किंग 1923 का। इस केस में ओनर ने एजेंट को अपनी कार दी थी मिनिमम प्राइस पर बेचने के लिए। ठीक है, एजेंट ने कम प्राइस पर कार बेच दी और पैसे लेकर भाग गया। कोर्ट ने कहा कि बायर यानी कि किंग को वैलिड टाइटल मिलेगा, क्योंकि एजेंट के पास ओनर की मर्जी से पोजीशन थी। ओनर के जो सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस थे ना, उनका जो है बायर की ट्रांजैक्शन पर कोई भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेल बाय को ओनर, जो कि है सेक्शन नंबर 28 के अंदर, यानी कि संयुक्त स्वामी द्वारा बिक्री। देखिए, अगर गुड्स की ना जॉइंट ओनरशिप है, मतलब संयुक्त स्वामित्व है, और उसमें एक ओनर के पास बाकी ओनर की कंसेंट से गुड्स का कब्जा है, पोजेशन है, जिसको हम सोल पोजेशन कहेंगे। ठीक है, तो वो उसे बेच सकता है। शर्त यहाँ पे यही है कि बायर को इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है, फुल अथॉरिटी नहीं है उस सामान को बेचने की। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए एंड बी आर को ओनर्स ऑफ सर्टेन गुड्स। ए और बी जो है किसी गुड्स के को ओनर है। बी ने विद द कंसेंट ऑफ ए सोल पोजीशन ले रखी है उन गुड्स की। ठीक है, बी ना बाद में उन गुड्स को सी को सेल कर देता है। जो सी जो है वो गुड फेथ में सामान को खरीद लेता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि बी के पास फुल राइट नहीं है सामान को बेचने का। तो ये जो है एक वैलिड सेल कही जाएगी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 29। देखिए, अगर सेलर ने गुड्स किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से लिए हैं जो कोअर्जन यानी कि उत्पीड़न या फिर फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी से बनाया गया था, ठीक है, और वॉइडेबल है, ठीक है, तो वो उन्हें आगे बेच सकता है। लेकिन उस सेल को तभी वैलिड माना जाएगा जब असली ओनर ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त यानी कि रद्द नहीं किया है। ठीक है, एक और एक्सेप्शन है सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, यानी कि सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 1, मतलब बिक्री के बाद विक्रेता का कब्जा। कभी कभी सेल तो हो जाती है ना, पर गुड्स सेलर की शॉप पर ही रह जाते हैं। अगर सेलर उन्हें किसी दूसरे बायर को बेच दे तो वो दूसरा बायर ओनर बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, सुशील ने टीवी खरीदा और शॉप पर छोड़ दिया। शॉप ओनर ने वो टीवी मोहन को बेच दिया। मोहन यहाँ वैलिड ओनर बन जाएगा, क्योंकि उसने जो है वो टीवी गुड फेथ में खरीदा है। नेक्स्ट पॉइंट है बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी कि सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 2।
ठीक है। पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि सेलर के पास पोजीशन बचा था। इस पॉइंट में ठीक उल्टा है, यानी बेलर जो बायर है ना, उसको गुड्स का पोजीशन पहले ही मिल जाता है, पर ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं होती है, जैसे कि सेल और रिटर्न या फिर इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट में होता है। ठीक है। अगर ये बायर बिना एक्चुअल ओनर बने उन गुड्स को किसी तीसरे पार्टी को बेच देता है और वो थर्ड पार्टी उसे गुड फेथ में और वैल्यू के बदले खरीदती है ना, तो लॉ उस नए बायर को एक परफेक्ट और वैलिड टाइटल दे देता है। इससे जुड़ा एक लैंडमार्क केस है, मार्टिन वर्सेस वेल केस में ये सारी की सारी डिटेल दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है एक्सेप्शन 7, जो कि है आपका सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के ऊपर एक पूरे का पूरा वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जब एक सेलर को गुड्स का ना पूरा पैसा नहीं मिलता, तो उसे लॉ के मुताबिक अनपेड सेलर यानी कि अदत्त विक्रेता कहा जाता है। अगर वो अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लियन यानी कि ग्रहणाधिकार या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब सामान को रास्ते में ही रोक देने को इस्तेमाल करता है ना गुड्स के खिलाफ, तो गुड्स को वापस अपने पास ले सकता है। ठीक है। और उसके पास उन्हें रीसेल करने का स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है। जब वो इन गुड्स को किसी नए बायर को रीसेल करता है, तो उस नए बायर को एकदम एब्सोल्यूट टाइटल मिलता है, मतलब कि पूर्ण अधिकार मिलता है। ओरिजिनल बायर को इस रीसेल की नोटिफिकेशन दी गई थी या नहीं, इससे नए बायर के टाइटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो भी फर्क पड़ेगा वो अनपेड सेलर के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है। उसमें भी ये देखा जाता है कि क्या वो गुड्स किस प्रकार के हैं। ठीक है। खराब होने वाले हैं या खराब ना होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेल इन ओवर्ट या की यानी कि ओपन मार्केट। ठीक है। मतलब खुले बाजार में बिक्री हो रही है। अभी इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर कोई स्टोलन या चोरी का सामान किसी ओपन पब्लिक मार्केट में नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ किसी इनोसेंट से बायर को बेच दिया गया है ना, तो उसे एक वैलिड टाइटल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इंडियन लॉ इस एक्सेप्शन को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ठीक है। इंडिया में ना रूल एकदम स्ट्रिक्ट है। अगर सामान चोरी का है तो खरीदने वाले को कभी कोई हक नहीं मिलेगा। असली ओनर जब चाहे अपना सामान वापस लेकर जा सकता है। आगे एक्सेप्शन देख रहे हैं हम, एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट्स। ठीक है। यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अलावा हमारे बाकी इंडियन लॉज भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बताते हैं जहां पे नॉन ओनर वैलिड टाइटल पास कर सकता है। ठीक है। वो एक्सेप्शंस हैं जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, मतलब माल खोजने वाला। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 169 के मुताबिक अगर खोया हुआ सामान खराब होने वाला है, ठीक है, या उसे बेचने का खर्चा उसकी वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो जाए, तो फाइंडर उसे वैलिडिटी के साथ बेच सकता है। नेक्स्ट आता है पौनी और प्लेज यानी गिरवी रखने वाला। अगर डेप्ट क्लियर ना हो, तो पौनी के पास जो गुड्स है ना, उसके पास उन गुड्स को बेचने की स्टैट्यूटरी राइट आ जाती है, स्टैट्यूटरी पावर आ जाती है। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ बैरियर चेक्स या इंस्ट्रूमेंट्स पर हमेशा क्लीन टाइटल मिलता है। ठीक है। चाहे पीछे किसी ने उसे चोरी ही क्यों ना किया हो। और इसी तरह कोर्ट के ऑर्डर्स पर लिक्विडेटर्स और रिसीवर्स के पास भी बिना ओनर हुए प्रॉपर्टी वैलिडिटी बेचने की स्पेशल लीगल पावर्स होती है। ठीक है। इन सारे के सारे 9 एक्सेप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो लॉ का एक कॉमन थ्रेड यानी कि सामान्य सिद्धांत निकल करके सामने आता है। ठीक है। पहला कि गुड फेथ हो, क्या कि बायर को सेलर के डिफेक्टिव टाइटल का कोई आइडिया नहीं हो। ठीक है। दूसरा है रीजनेबल प्राइस, कि जो ट्रांजैक्शन है ना वो रियल होना चाहिए, कोई फेक या नॉमिनल सी डील नहीं होनी चाहिए। तीसरा लॉफुल पोजीशन, यानी सेलर के पास जो पोजीशन था वो कहीं ना कहीं असली ओनर की मर्जी से या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से जुड़ा होना चाहिए। लॉ हमेशा ऑनेस्ट जो कॉमर्स है ना और मासूम बायर्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक्सेप्शंस को बनाता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।